स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की न्यायिक प्रणाली की सबसे बड़ी जो कड़ी है हमारी भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि उसका अधिकार क्षेत्र क्या है और किस प्रकार वो कार्य करती है, किस प्रकार इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियाँ की जाती हैं यहाँ पर। तो देखते हैं हम क्या चीज़ होता है यहाँ पर इसमें। देखिए जो भारत में जो न्यायपालिका है वो एक तरह से यहाँ पर क्या है कि पिरामिड के टाइप के हिसाब से है यहाँ पर। जो न्यायपालिका होती है वो देश के अंदर अलग-अलग हिसाब से होती है। हमारे यहाँ पे जो है न्यायपालिका वो पिरामिड के हिसाब से है। यहाँ पर जो है वो सर्वोच्च न्यायपालिका होती है हमारी, यहाँ पर जो है उच्च न्यायपालिका है और यहाँ पे जो जिला अधिकार जो न्यायपालिकाएँ होती हैं वो होती हैं। कुछ जैसे कि यहाँ पर क्या है हमने कहा जो सर्वोच्च न्यायपालिका है इसमें 2 हिस्से होंगे, सीधी-सी बात है। एक दीवानी का होता है, एक फौजदारी का होता है। अलग-अलग चैम्बर वगैरह इसके बने होते हैं इस तरह से। ये तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से काम करती है, जैसे एकात्मक व्यवस्था होती है यहाँ पर कि भाई मैंने यहाँ पर केस लड़ा, मैं जीता नहीं तो मैं यहाँ पहुँच गया, लड़ने की नहीं है। अपील कर दी मैंने यहाँ पहुँच गया, अपील कर दी मैं यहाँ पहुँच गया। और वरना अगर हम बात करें संघवाद जहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या होता है कि मैंने यहाँ पे केस डाला, केस करा मैंने कोर्ट में, जो फैसला है वो अंतिम फैसला है। या मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में डाला, ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो अपनी जो हमारी क्या कहते हैं प्रोविंस है, प्रांत जो है, वहाँ तक गया और बात खत्म। क्योंकि क्या होता है संघवाद के अंदर अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग कानून होते हैं, मगर भारत में ऐसा फिर भी नहीं है। भारत में क्या है, जो कानून है वो पूरे देश के लिए एक है। तो यहाँ पर क्या है कि व्यवस्था इस तरह से होती है जो कानून होंगे, इसलिए क्या है हम दूसरी अदालत होती है हमारी, उसमें भी अप्रोच कर सकते हैं यानी कि सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, यहाँ पर हम अप्रोच कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें क्या है, जो पिरामिड है सबसे ऊपर कौन-सी है? सर्वोच्च न्यायपालिका है, उच्च न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट है, निचला जिला वो नीचे जिले और अधीनस्थ वो जो न्यायपालिकाएँ होती हैं, न्यायालय होती हैं, मौजूद होती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर। फिर इसके अलावा भी कुछ और देखते हैं हम यहाँ पर, मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसकी खुद की अदालत होती है वहाँ पर। फौजदारी अदालत बोलते हैं उसको वहाँ पर। जैसे किसी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, तो वहाँ पर उसके पास पेश करते हैं 24 घंटे के अंदर-अंदर, तो वो भी न्यायपालिका होती है। छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, वो सुलझा देता है उनको वहाँ पर, फैसला वगैरह भी हो जाता है वहाँ पर। तो ये जो है ज़िला जो अधिकार जो न्यायालय हैं, उनके अंदर ये आता है यहाँ पर, ठीक है? बाद में क्या है, जो नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के जो न्यायालय हैं, उनकी देख-रेख में काम करते हैं। मतलब क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो हमने कहा कि ज़िला जो न्यायालय है, वो काम करता है उच्च न्यायालय के अंडर में, कि जो फैसला वो कर रहा है, फैसला गलत हो गया तो हाई कोर्ट जा सकते हो, वहाँ पर से उसके जो फैसला है उसको आप चैलेंज कर सकते हो, वहाँ पे आपको न्याय मिल जाएगा। वहाँ भी नहीं मिला तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पहुँच जाओ इस बात को। तो यहाँ पर क्या है, ये हिसाब चलता है हमारे देश के अंदर। शीर्ष पर उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पर, राष्ट्रीय स्तर पर उच्च न्यायालय, वो राष्ट्रीय नहीं, राज्य स्तर पर। यहाँ पे क्या है, जो ये है उच्च न्यायालय ये है राष्ट्रीय स्तर पे और जो उच्च न्यायालय है ये है राज्य के स्तर पे। फिर जो जिला अधिकारी जो न्यायालय होती हैं वो होती हैं यहाँ पर। जो निचले न्यायालय होते हैं उनमें क्या होता है 10 लाख से अधिक जनसंख्या के लोगों के लिए एक शहर में आपको मतलब 1 इलाके के अंदर न्यायालय मिल जाएगी। ये दिल्ली के अंदर है, 2 हैं खास तौर पे दिल्ली के अंदर तो ये हिसाब है दिल्ली का, हम जो जानते हैं फिलहाल। और बात करते हैं हम यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में, क्योंकि उसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे हम और जो बाकी चीज़ें हैं वो अलग से किसी वीडियो में देख लेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है, यानी कि जो न्याय मिलना है हमें सबसे शीर्ष पे, हाँ कहीं से नहीं मिलता तो यहाँ से मिल ही जाएगा हमें यहाँ पर। यह 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 124 अनुच्छेद के अनुसार ये की गई है इसकी स्थापना। अब इसमें हम बात करते हैं जो खास-खास चीज़ें इसके अंदर होती हैं वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनकी संख्या कुल कितनी होती है। ये बताई गई है हमारे जो संविधान है उसका अनुच्छेद 124 बताता है कि इसमें 7 होंगे कम से कम। शुरुआती 7 थे यहाँ पर, फिर 10 किए गए, फिर बढ़ते-बढ़ते होते-होते आज के टाइम में 33 जो न्यायाधीश हैं, जो कार्यभार ज़्यादा होगी वैसे ज़्यादा न्यायाधीश यहाँ पर हो गए हैं। ये संशोधन हुआ था आपके 2019 के अनुसार बताया गया है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है यहाँ पर। हालांकि जो संसद है वो उसका जो स्वरूप है सर्वोच्च न्यायालय का उसको बदल नहीं सकती यहाँ पर, मगर जो संख्या है भत्ता है
देने का काम किसका होता है? संसद का काम होता है यहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे होती, जो योग्यता क्या होती है उनकी। देखिए योग्यता यहाँ पर ये होती है कि जो ये न्यायाधीश है, पहली बात तो ये है कि ये भारत का नागरिक हो। मतलब जो कोर्ट का जज होता है उसके लिए जरूरी क्या है कि बन कह सकते हो आप जज यहाँ पे कोर्ट के। पहली चीज तो ये आप भारतीय हो, इंडियन होना चाहिए आपका। दूसरा ये है वे किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तीसरा बिंदु है राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। मतलब जो राष्ट्रपति है उसको चुन के खड़ा करें यहाँ पे। वो चीज यहाँ पर क्या है, इनकी योग्यताएं होती हैं 3। फिर आता है इसकी नियुक्ति कैसे होती है। इसकी नियुक्ति में सबसे खास काम करता है यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हैं वो नियुक्ति में यहाँ पर उसको शपथ दिलाते हैं और वही चुनते हैं। हालांकि चुनना तो राष्ट्रपति को होता है यहाँ पर, मगर जो संसद होती है उसका यहाँ पीछे से हाथ होता है इस चीज के अंदर। अभी कैसे होता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं के समूह को नामांकित किया जाता है, और उनमें से सबसे ज्यादा जो अनुभवी होता है वो बन जाता है आपका मुख्य न्यायाधीश। ये चीज है, यानी कि क्या है, जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति करेगा, उसके अंदर को सलाह किसकी चाहिए होती है? जो सर्वोच्च न्यायालय है, जब वहां पर देखो मान लो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर क्या हमने कहा 30 जज वहां पर हैं। अब वहां पर एक सुप्रीम जज तो होना चाहिए, मतलब उनका हेड हो वहां पर। तो उन 30 में से क्या करेंगे, वो 30 लोग चुनेंगे 4 लोगों को अपने में से कि भाई ये 4 लोग हमारे हिसाब से बड़ी उम्र के हैं, ज्यादा अनुभव इनके पास ही बन सकते हैं यहाँ पर। अब उन 4 में से ये चेक किया जाएगा कौन ज्यादा अनुभवी है यहाँ पर, उसको कौन यहाँ पर सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है सारे देश के, वो और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका नाम दे यहाँ पर इस चीज को लेकर। तो इसमें क्या होगा, जिस पे सबसे ज्यादा अनुभव होगा वो बन जाता है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायाधीश, जिसको हम सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि जो संसद है उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, मगर जो व्यवस्था है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, चलती है, तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है। अभी जो लास्ट टाइम हुआ है उसमें यही हुआ था, जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको ना चुनकर दूसरे न्यायाधीश को चुना गया, क्योंकि वो जो सरकार है केंद्र में, उनका समर्थन करते हैं यहाँ पर से। मतलब उनकी जैसी सोच मिलती जुलती यहाँ पे सोच है उनकी, तो उनको चुना गया है यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ? दबाव है भाई, दबाव पड़ता है, सीधी बात है, काम पे तो दबाव पड़ेगा ही। और बाकी जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है यहाँ पे, मुखिया होता है सरकार का भी, तो वो भी बात मानता है। और यहाँ पे जो मुखिया है उसको चुनता कौन है? यहाँ पे संसद चुनता है। संसद में बहुमत किसका होता है? लोकसभा के अंदर। जिसका राज लोकसभा के अंदर होगा उसी का सब कुछ यहाँ पर चलता है फिर आगे हम देखते हैं इसी तरह से जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अधिक जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका फैसला जो होता है वो सर्वमान्य होता है, मतलब वो मशवरा देगा। जैसे हम देखते हैं प्रधानमंत्री को चुन लिया राष्ट्रपति ने पहले, फिर उसके बाद जो मर्जी है, मतलब उसकी सहायता से वो चुनता है हमारे देश के जो दूसरे मंत्री होते हैं उनको। यहाँ पर वही चीज सेम यहाँ पर भी है इसमें। आगे हम देखें जिनकी शपथ पर जो प्रणाली होती है यहाँ पे की शपथ इनकी होती है, उसमें क्या कहा जाता है इनसे करने को। सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीशों को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति के इस कार्य करने के लिए उनके द्वारा नियुक्ति की जानी चाहिए और शपथ लेनी जरूरी होती है यहाँ पर। ये शपथ क्या होगी कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, मतलब बनाए रखूंगा बिल्कुल, हाँ। और इसके लिए अपनी जो अपनी जान है उसको खर्च करूंगा मैं, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद के कर्तव्यों, भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना पालन करूंगा। जो मेरे कार्य है, जो मेरा फर्ज है, वो मैं उसको अदा करूंगा। इससे क्या होता है, कोर्ट में जज होता है, वकील बहस कर रहे होते हैं, जज गुस्सा भी कर सकता है, अपना विवेक खो भी सकता है यहाँ पर। जज की नहीं जरूरी यहाँ पर क्या है कि वो संयम से काम ले, अपनी समझ से बड़े आराम से काम ले, वो किसी के पक्ष में ना जाए, बिकाऊ मतलब जो बिकाऊ ना बन जाए यहाँ पर वो, और ना ही वो गुस्से में आके अपनी मर्जी के हिसाब से कोई फैसला कर डाले यहाँ पर। जो विधि है, जो संविधान है, उसके अनुसार वो काम करेगा यहाँ पर। अब ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है कि संविधान जो होता है उसके सारे कानून चलते नहीं है कोर्ट के अंदर। वो जो बेस तो वहीं से, आधार तो वही है, मगर अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं,
कोड के अंदर कोड होते हैं, कोड के अंदर कोड, CODE। एक होता है पैनल कोड, सिविल कोड होता है यहाँ पर। और जैसे जैसे हम चीजें पढ़ते हैं उस हिसाब से वो कोड में बदलते रहते हैं यहाँ पर। तीसरा चौथा पॉइंट यहाँ पर ये क्या है, संविधान और विधियों की मर्यादाएं बनाए रखूंगा मैं, ये बात ये कहते हैं इसके अंदर। अब इसका जो कार्यकाल है, या हमने कहा टेन्योर कितना होता है, वो संविधान के अंदर लिखा हुआ नहीं है। हालांकि वो 65 साल की जो आयु होती है उस तक वो रहते हैं, मतलब मान लीजिए 65-60 उनकी जो है रिटायरमेंट एज होती है, इस तरह से। ठीक है। इस मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। अगर उनको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए जो संसद है वो संस्था बनाएगी, एक जांच करेगी, फिर उनको हटाएगी। इसको हम महाभियोग बोलते हैं बाद में। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, अगर चाहे तो रिजाइन कर सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए महाभियोग चलना जरूरी है। इसमें क्या है, जो महाभियोग होता है उसमें सदन के, वो संसद के दोनों सदन जो है वो अलग अलग प्रस्ताव रखेंगे, उसको पारित करेंगे। जब वो पारित हो जाएगा तो मतदान होगा दोनों का, जो उसमें गिनती की जाएगी भी कितने मतदान हुआ यहाँ पर। मान लो कि 250 लोग आपके जो हैं, 250 लोग तो करीबन होते ही हैं यहाँ पर राज्यसभा के अंदर, और 500 लोग आपके होगा यहाँ पे लोकसभा के अंदर, कितने हो गए, 750 हो गए वहां पर। तो उसका 2/3 कितना हो गया यहाँ पे, वो देख लो आप, सीधी सी बात है। यानी कि 500 लोगों ने इसको परमिशन दी हो, जब इसको हटाया जा सकता है यहाँ पे। ये महाभियोग क्यों चलेगा, उनके दुर्दशा की वजह से। दुर्दशा मतलब यहाँ पे जो वो काम कर रहे हैं उसमें हम ये बोल सकते हैं कि भाई पक्षपात कर लिया उन्होंने यहाँ पर, किसी से रिश्वत लेके फैसला दे डाला यहाँ पर, अपना विवेक सही से काम नहीं करा, जो संविधान है उसको सही से नहीं माना यहाँ पर, ये वजह हो सकती है इसके अंदर। बाकी शारीरिक अक्षमता है उनकी, जो मानसिक असमर्था है यहाँ पर, उसके आधार पर भी उनको हटाया जा सकता है महाभियोग के माध्यम से। अब आते हैं हम यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियों के बारे में, कि शक्तियां क्या है उसकी और उसका क्षेत्र अधिकार क्या है। मतलब किस एरिया में वो काम करेगा, किस एरिया के अंदर वो न्याय व्यवस्था को स्थापित करेगा, या उसके जो कार्य हैं वो होंगे। पहला तो जो सिंपल सा है, इसको साहित्य के अंदर बांटा जाता है। पहला आता है इसका प्रारंभिक क्षेत्र। प्रारंभिक क्षेत्र में क्या है, बहुत आसान सी बात, यहाँ पर क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका काम खासतौर पे ये है, केंद्र और जो राज्य के बीच की लड़ाइयां हैं उनको रोकना या उनका फैसला करना। इसमें क्या है कि केंद्र राज्य से लड़ रहा है, दो राज्य आपस के अंदर लड़ रहे हैं, एक समूह बना के राज्य केंद्र से लड़ रहे हैं, वो चीज यहाँ पर है। इसको देखते हैं, कई बिंदु हैं इसके अलग अलग। पहला क्या है, भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्य के मध्य उत्पन्न विवाद में, मतलब जो भारत सरकार है उसकी लड़ाई चल रही है किसी एक सरकार से राज्य की, या फिर उससे ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर। दूसरा बिंदु है, भारत संघ तथा कोई एक राज्य अनेक राज्य या एक से अधिक राज्य के खिलाफ विवाद है। मतलब क्या है कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार एक साथ बन गया, ग्रुप बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक सरकार राज्य की अलग है, एक और है, ये तो ग्रुप अलग बन गया, ये लड़ रहा है आपस के अंदर। तो इसका क्या करेगी यहाँ पे, हल कौन कराएगी, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है। फिर यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिनके संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न चिन्ह होता है यहाँ पे, मतलब जहां पर जरूरत होती है काम करने की, इस पर। फिर आता है यहाँ पे आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करे जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल हो। जैसे कि हम सुनते हैं, बड़ा आम सा बात है, नदियों के पानी का बंटवारा, और इस पर राज्य बहुत लड़ते हैं हमेशा कि हमें ज्यादा पानी मिल चाहिए, वो कहता है मुझे पानी ज्यादा मिल चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, तथ्य है, तथ्य ये है कि भाई पानी किसको मिले, कितना मिले, कितनी आबादी है, कितनी जरूरत है, यहाँ पर जो राज्य डिमांड कर रहा है की बात सही भी है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट पे जांच करवाएगा, फिर जो मुकदमा है फिर चलेगा, वरना वो उसको स्थगित कर देगा, शुरुआत के अंदर इसको कैंसिल कर देगा। दूसरा यहाँ पे इसका जो आता है अधिकार क्षेत्र, वो है आपका अपीलीय अधिकार क्षेत्र। मतलब अपील लगाते हैं, मान लीजिए कोई केस है, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करा, मैं वहां पर हार गया, या जो सामने वाली पार्टी है वो हार गई यहाँ पर, तो वो पहुंच गई कहाँ पर, उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में, वहां पर वो हार गया। फिर वो ने अपील लगाई, उसने यहाँ लगाई, गुजारिश लगाई, अर्जी लगाई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि इसकी जो अर्जी है, वो बात को जो कह रहा है सही भी है या नहीं, जो तथ्य दे रहा है, जो वो यहाँ पर सेक्शन लिख रहा है, किसी जो अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई या नहीं, तो फिर वो उसको मानेगा, फिर वो चलेगी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें सबसे बड़ा देश जो राज्य अपीली काम करता है यहाँ पर ये, इसमें तीन हिस्से होते हैं, एक है संवैधानिक,
दूसरा है दीवानी, तीसरा है फौजदारी। ये संवैधानिक कब होता है? जब सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, संविधान का इस्तेमाल करते हुए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, जो लोग हैं उनकी जमीन को लेना, उनके जो अधिकार हैं उन पे रोक लगाना, ये संविधान में संशोधन करना, ये शामिल इसके अंदर आता है। दीवानी तो आप जानती हैं, जमीन का विवाद जो होता है। और जो फौजदारी होता है भाई, क्रिमिनल केस वगैरह जो होते हैं वो इसमें आते हैं, मर्डर, मारपीट, लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं इसमें आते हैं। फिर आता है परम देशात्रीय क्षेत्राधिकार। मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति है, वो जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे कोई मशवरा मांगेगा, और बाकी उसकी मर्जी है, उसको वो मानता भी है या नहीं, ये चीज है इसके अंदर। तो पहला हम देखते हैं संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामलों में क्या है? उच्च न्यायालय का निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है जब संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि की किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक जो उच्च न्यायालय है के भिन्न भिन्न निर्णय दिए गए हों, या उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय ना दिया हो। जैसे कि कई बार पहले हुआ भी शुरुआत के अंदर भारत के अंदर, कि जमीन का विवाद था, कि भाई जमीन जो सरकार है, केंद्र सरकार वो ले रही थी लोगों से विकास करने के लिए देश का। तो जो अलग अलग राज्य थे, कोर्ट में केस लड़ने के लिए लोग गए, वहां पर फैसले हुए। किसी ने कहा कि जो सरकार कर रही है सही, किसी ने कहा गलत है। यहाँ पर कोई हिसाब था वहां पर जमाने का यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब कोई केस डाल रहा है, तो वो देखेगा भाई हर जगह पर अलग अलग, कोई एक फैसला है ही नहीं। वजह क्या होती है? हमें रेफरेंस लगाना होता है कोर्ट के अंदर, कि देखो उस फैसले के अंदर हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे हमें ऐसे अधिकार चाहिए, हमें भी हक चाहिए अपना। जब ऐसा हक मिल नहीं रहा था तो हम गए सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे केस चलेगा, फिर यहाँ पे हम जो मामले हैं उसको देखेंगे इस तरह से। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वे सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इसमें हमने कहा ना, परमदेशी जो अधिकार है यहाँ पर, जो न्यायालय का परामर्श को राष्ट्रपति मानता है या स्वीकार करता है, उसकी अपनी जो विवेक है, उसकी इच्छा है, उस पर ये निर्भर करता है। दूसरा है यहाँ पर हमारा दीवानी मामले। मतलब जहां पर बात आती है क्षेत्र को लेकर, जमीन को लेकर, जमीन किसकी है, कितनी है, यहाँ पर बहुत आम सी बात है हमारे देश के अंदर, जमीन को लोग हथियाते बहुत ज्यादा है, कब्जा करते हैं उस पर। संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है जब न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि मामले में विधि या सार्वजनिक महत्व कोई सारभूत प्रश्न सम्मिलित हो। मतलब यहाँ पे क्या है, जो दीवानी मुद्दे हैं, भाई किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया किसी की, तो उसने केस करा हाई कोर्ट के अंदर, वो जीता हारा जो भी फैसला यहाँ पे रहा, जो पार्टी हारेगी वही इसी वजह से कोर्ट में केस करेगी आगे यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि ये चीज जाएगी आगे यहाँ पर, जो अपील करने वाला है वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा, भाई ये आगे चीज इसके अंदर आई है यहाँ पर। वो पूछेंगे सब, वो जो न्यायालय है वहां से, कि जो आपने कहा, ये तथ्य में क्या है क्या नहीं है। अब जब पता चलेगा कि भाई हमने ये निर्णय दिया है, ये इसको नहीं मान रहा, उसके बाद उसका नजरिया इस चीज को लेकर ये है, तो वो केस को ले लेंगे और वहाँ पे केस चलेगा यहाँ पर कोर्ट में। जो बिंदु है वो, मान लो उसके उसमें कोर्ट में ना हो पाया, तो फिर वो आगे चलेगा यहाँ पर। फिर आता है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। इसमें क्या किया गया है यहाँ पर, कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जो उसने फैसला दिया अनुच्छेद 137 के अनुसार, उस फैसले को अगर उसको लगता है कि सही नहीं था, उस पे दोबारा से वो कार्रवाई कर सकती है, पुनर्विचार कर सकती है, और अपना जो निर्देश जो निर्णय है वो ले सकती है यहाँ पर। ऐसा कब होता है? मान लो एक बेंच बनी 1910 के अंदर, सॉरी 1950 के अंदर बनी, ठीक है, तो लिख नहीं पाऊंगा मैं फिलहाल इससे में। उसमें जो लोग थे 1970 के अंदर वो सारे लोग मर चुके थे यहाँ पर, सारे जज नए आ गए, तो उन्होंने सोचा कि जो पिछला फैसला है कुछ गड़बड़ थी उसके अंदर, इस चीज को लेकर हम जांच दोबारा से करवाते हैं इस चीज की, तो इसको कहते हैं यहाँ पे हम पुनर्विचार। उन्होंने जांच करवाई फिर नया फैसला दिया, होता है ये पुनर्विचार हमारा। तो चार प्रकार से ही काम करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है अभिलेख न्यायालय। बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारे कोर्ट में केस चलते हैं, जो भी साक्ष्य हम पेश करते हैं, जो बिंदु हम इसके अंदर पेश करते हैं कोर्ट के अंदर, उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है अभिलेखागार के अंदर। वहां पर रेवेन्यू ऑफिस बाकायदा कोर्ट का अपना अलग से होता है, वहां रखा जाता है वो। जब फैसला पूरा हो जाता है तो पब्लिक के लिए भी इस्तेमाल के लायक होता है। आप चाहो तो खुद जाके निकाल सकते हो, उसको ले सकते हो, पढ़ने के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, बड़ा आसान कर दिया है आप तो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि ये अभिलेख का न्यायालय है। लोगों को क्या होता है, यहाँ पे लोग दूसरे जो केस चले, मान लो किसी की जमीन किसी के भाई ने हथिया ली, तो उससे जुड़े हुए केस ढूंढेगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या कैसे हुआ कैसे हुआ।
फिर उसको अगर उसने इस्तेमाल कर दिया कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट फैसला देने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा इस चीज को कि भाई ऐसा केस हुआ था और ऐसा फैसला हुआ था इसमें। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही, निर्णय और अभिलेख साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। जो कार्यवाही वहां पर हुई उसको रखा जाएगा किस तरह से, साक्ष्य के रूप में। उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार होगा। मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कार्यवाही होगी, निर्णय होंगे, उसके जो डॉक्यूमेंट उसको रख लेगी वहां पर, मतलब जो फोटो कॉपी होगी वहां पर, ठीक है। फिर आता है उच्चतम न्यायालय है, जो उसने अधिकार, जो मतलब केस करा, फैसला जो हुआ, कोई बंदा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसने केस कर दिया, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है उसने अगर बात को नहीं मानते हुए काट दिया, तो उस पर कार्रवाई होगी यहाँ पर। या फिर जो वकील है वो कर दे ऐसे अगर कोई, तो उस पर कार्रवाई होगी यहाँ पर। फिर आता है मौलिक अधिकारों के रक्षक। हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 32 है। वो कहता है कि भैया आपको उपचारों की संवैधानिक उपचार का अधिकार है। जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं अपने अधिकारों की, अगर आपको ये अधिकार को छीनता है तो। इसके लिए जो सब जो हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या करती है यहाँ पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण का इस्तेमाल करती है, परमादेश देती है, प्रतिषेध अधिकार करती है, और पिछा लेख और उत्प्रेष के जरिए से जांच करवाती कार्य करती है कि आपने जो ये अधिकार है छीना क्यों, आपने किसी को बंदी बनाया क्यों करा, किसकी संस्था आपने क्यों बंद करवाई, यहाँ पर ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो हो गई जो न्यायालय है उसके बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और बिंदु है इसके, उसके बारे में भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।